ओबीसी में तो ओबीसी में नहीं आते। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज का जो कार्यक्रम है वो जो है जाति आधारित जनगणना हो और ओबीसी की भी जाति आधारित जनगणना हो। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में बहुत सारे विद्वान साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजय प्रकाश जी जो है चाईबासा से हैं, कोल्हान यूनिवर्सिटी में जो है एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड है कॉमर्स पीजी के, और उसी के साथ गाजीपुर से प्रेमनाथ गुप्ता जी हैं, और झारखंड से आदरणीय मैम अर्चना बर्नवाल जी हैं, और शामली उत्तर प्रदेश से जो रेखा कश्यप जी हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ आज इस कार्यक्रम में, क्योंकि जो है आज देश में बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है कि जाति आधारित जनगणना हो और ओबीसी की भी जाति आधारित जनगणना हो। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो है आज 2021 है, 2021 में जनगणना का कार्यक्रम जारी है, लेकिन जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है। बेहतर है कि मैं आप लोगों को बुलाऊं। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को बुलाना चाहूँगा, उससे पहले हमारा कार्यक्रम का इंट्रो चलता है। ये सभी पार्टिसिपेंट जो इस परिचर्चा में आज सभी शामिल हैं, सबको नमस्कार हमारी ओर से। जैसा कि विषय वस्तु जिस पर चर्चा करनी हम सबको जातिगत जनगणना जरूरी है और साथ में ओबीसी की भी जनगणना जरूरी है। ये दोनों बिंदु पर हम लोग अपने अपने राय विचार रखेंगे। सबसे पहले तो मैं यह बात कहना चाह रहा हूं कि जरूरी है, जातिगत जनगणना का मतलब ओबीसी की जनगणना से नहीं है। ओबीसी की जनगणना सिर्फ ओबीसी के लिए होगा और जातिगत जनगणना संपूर्ण जातियों का होगा, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी और सवर्ण, जो चारों प्रकार के लोग की जनगणना होगी। तो ये तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना जरूरी है। क्यों? जब जातिगत जनगणना, वैसे तो जातिगत जनगणना 1931 में एक बार हुई थी, जिसमें मंडल कमीशन ने जो जातिगत जनगणना, उस समय कितनी दिक्कतें हुई थी उनको, मैं जब पढ़ता हूँ तो देखता हूँ उन्होंने 640 जिला का सर्वेक्षण किया और उसमें उस समय 3743 जातियों को का पता लगाया, जबकि उतनी ही जातियां नहीं थी। उसके अलावा भी बहुत सारी जातियां थी। बाद में फिर 5013 जातियां का पता चला। जातिगत जनगणना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुआ। सिर्फ जातिगत जनगणना के नाम पर 1951 के बाद हमारा आजादी के बाद सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जातियों का गणना की गई। और आवाज नहीं आ रही है। लगता है नेटवर्क खत्म हो गया है। अच्छा, नेटवर्क उनका टूट गया लग रहा है।
साथियों, आज का जो विषय ये है कि जाति आधारित जनगणना हो और ओबीसी की भी जाति आधारित जनगणना हो। साथियों, ये आज का जो कार्यक्रम है वो यूट्यूब और ट्विटर पर लाइव है। फेसबुक ने आज रिजेक्ट कर दिया है टेक्निकल कारण के कारण। तो जो है ये यूट्यूब और ट्विटर पर लाइव है। तो जो है चर्चा का विषय ये जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की भी जाति आधारित जनगणना, इस विषय में बोल रहे थे डॉक्टर विजय प्रकाश जी। और मैं आगे जो है प्रेमनाथ गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ कि जातिगत जनगणना और ओबीसी की भी जाति आधारित जनगणना हो। जय भारत, जय संविधान। सर मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है आवाज। अच्छा, जय भारत, जय संविधान सभी को। गुप्ता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। आवाज जा रही है ना? जी, आवाज जा रही है? हाँ हाँ, आ रही है। जी, आ रही है। हाँ, आ रही है। सभी को नमस्कार। आज का जो विषय है जातीय जनगणना और खास करके उसमें ओबीसी का भी जनगणना की बात हम लोग कर रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो जातीय जनगणना सबसे लास्ट में 1931 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। और उस जनगणना में कौन सी जातियां थी इसका डिटेल में किसी को बहुत पता नहीं है। कौन उतना पुराना दस्तावेज निकाले और कौन उस पर काम करे। तो जो जातियों को लेकर के जो लोगों में एक भ्रम है कि एक ही जाति के लोग विभिन्न तरह के टाइटल लिखते हैं, तो उनको समझना बड़ा कठिन हो जाता है। जातीय जनगणना को अगर देखा जाए तो 2011 में खास करके पूरे भारत में आर्थिक जनगणना हुई थी। और मुझे लगता है कि उस आर्थिक जनगणना के बाद ही भारत सरकार ने अपने कार्यक्रम की बनाई। और उसी में जो इसको दिया जाता है, जो बीपीएल, जो गरीबी रेखा से नीचे का जो आधार कार्ड है, जो आधार है, उसी को बेस बना करके पूरे देश में अपने कार्यक्रम को संचालित किया जाता है। साथ ही जातीय जनगणना निश्चित तौर पर भारत में होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि बहुत सी जातियां जिनकी संख्या बहुतायत में है और वह अपने बलबूते अपने श्रम के बदौलत वह जिंदा रहती है और वह अपने श्रम के बदौलत ही सारा अपना कार्यक्रम चलाती है। उन जातियों का कहीं भी सत्ता में कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, न ही कहीं आर्थिक रूप से उनका कोई वो होता है। वो मुख्य रूप से जो भारत की जो मुख्य धारा है उससे कटे रहते हैं, जो हाशिए पर रहते हैं, जो वंचित रहते हैं, जो बेजुबान हैं, उनकी बात कहीं भी सुनी नहीं जाती है। तो ऐसे जातियों को चिन्हित करना, ऐसी जातियों को जनगणना करना, ऐसी जातियों को चिन्हित करके उनके लिए मुख्य धारा में शामिल करना, मुझे लगता है कि ये जरूरी है। एक चीज और है कि बहुत सी जातियां हैं, खास करके अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो मुसहर और डोम, धरकार और बांसफोर, जो वनवासी लोग होते हैं, खास करके मुसहर जो लोग होते हैं, वो अनुसूचित जनजाति में नहीं है, लेकिन उनका जो रहन सहन है, जो उनका जो जिस तरह से वो रहते हैं, वो अनुसूचित जनजाति से भी बदतर उनकी होती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में खास करके वनवासी, डोम, बांसफोर, धरकार और पंटांगिया, सहारिया, ऐसी जातियां हैं, सपेरा, जो घुमंतु जातियां हैं, उनको वो कहीं भी भारत सरकार के रजिस्टर्ड में लिस्ट में नहीं है, ताकि उनके लिए कोई योजना बना सके। डॉक्टर जी कश्यप जी का ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि भारत में जनगणना तो हो, और निश्चित तौर पर अभी भी उत्तर प्रदेश, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पूरा उनका एनडीए का जो उनका अमला जमला है, जिसको लेकर के वो सरकार चलाते हैं, और खास करके जो उनके विरोधी हैं, विरोधी पक्ष के नेता तेजस्वी यादव को लेकर के जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने मिला है, मुझे लगता है कि आने वाला समय में जातीय जनगणना एक जन आंदोलन का रूप लेगा। और जन आंदोलन का जब रूप लेगा तो निश्चित तौर पर जब जो रिपोर्ट आएगी
तो वो जो लोग, जो चंद लोग हैं जिनकी संख्या 1.5%, 2% है और दुनिया भारत के पूरे संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं, तो इनका पोल पट्टी खुलेगा। और जो हाशिए पर है, जो मुख्य धारा में नहीं है, वो मुख्य लगता है कि बराबर संसाधनों में उनका बराबर का भागीदारी होगा, हर क्षेत्र में उनकी बराबर की भागीदारी मिलेगी। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। आपने बताया कि जिन जातियों का वर्चस्व है, जिन्होंने सारे साधनों संसाधनों पर कब्जा जमा के रखा हुआ है, तो उन जातियों की पोल खुलेगी और जो है उनके मन में ये आएगा, तो इसी वजह से वो जातिगत जनगणना नहीं करने देना चाहते। तो ये बात आपकी बड़ी महत्वपूर्ण निकल करके आई, क्योंकि आज ये कार्यक्रम इसलिए हो रहा है क्योंकि देश के साधनों संसाधनों पे लगभग 95% हिस्सा अपर कास्ट के लोगों का है, कब्जा जो बना के रखा हुआ है, और इस दबे कुचले समाज के पास कुछ नहीं है। तो यदि जातिगत जनगणना होगी तो उससे उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलने का जो है रास्ता साफ होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय अर्चना बर्नवाल जी का, जो आज हमारे कार्यक्रम में आई। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ आज के विषय पर जो है अपनी बात रखें कि जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की भी जाति आधारित जनगणना हो। जी मैं कहना चाह रही थी, सभी को नमस्कार, और इस चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो जो अभी भाई साहब ने कहा कि 1931 में जो जनगणना हुआ था उसमें ओबीसी मात्र 52% था, ठीक है, लेकिन हमारा जब एसटी का 15% है, एससी का 7.5% है, और जो जनगणना 1931 में हुआ था वो 52% है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से भी ये 27% ओबीसी को मिला था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको ठीक से अप्लाई नहीं किया। 2011 में भी ओबीसी की जनगणना हुई थी, लेकिन वो प्रकाशित नहीं हुआ, वो लोगों के बीच में नहीं आया कि कितने ओबीसी हैं, कितने एसटी हैं, कितने एससी है। तो एक तरह से आप समझिए 1931 के बाद हमारी जनगणना हुई ही नहीं। तो हम 90 साल हो गए, हम कितनी संख्या में हैं ये हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो ये जनगणना तो होना बहुत ही जरूरी है। और ये जैसे नीतीश कुमार और भी महाराष्ट्र के कुछ जो हमारे मंत्री हैं और यूपी के भी जो मंत्री हैं, उन्होंने मोदी जी को लिख के भी दिया कि ये जनगणना होनी चाहिए। और ये अगर सोचिए 1931 में जो जनगणना हुई उसमें 52% थे, तो अभी उसकी संख्या कितनी ज्यादा होगी? कम तो नहीं हुए ना। हर चीज जब बढ़ रहा है तो हमारा ओबीसी का जो समाज है वो भी तो बढ़ा ही होगा ना। तो हम कितनी ज्यादा संख्या में है उस हिसाब से तो हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। और जब अगर आप रिजर्वेशन करते हैं तो सभी का होगा, नहीं तो आप जातिवाद को ही खत्म कर दीजिए। अगर जातिवाद को खत्म कर दीजिए, सबको जनरल कर दीजिए, वो ठीक है, लेकिन जब आप एसटी एससी को आप देते हैं तो ओबीसी को भी आपको देना ही पड़ेगा। और वो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत पिछड़े लोग हैं जो कि अभी भी आप देख लीजिए, हमारा यहाँ पे 5 यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, कहीं भी आपको कोई भी ऊंचे पद पे आपको ओबीसी नहीं मिलेंगे, चाहे वो वीसी हो, वाइस चांसलर हो, चाहे वो जुडिशियरी का हो, चाहे कोई भी अच्छा, चाहे वो आपका सचिव हो सरकार में, कुछ भी हो, सभी में ऊंचे पद के लोग विराजमान हैं। कहीं भी आप उंगली उठा के देख लीजिए, कहीं भी ओबीसी आपको नजर नहीं आएगा। तो ये जब हमारा ये ओबीसी की जनगणना होगी, उसमें प्रकाशित होगा कि कितना पॉपुलेशन है, उसी हिसाब से हमें नौकरी में, पढ़ाई में, कॉलेज में, लेक्चरशिप में, सभी में जब हमारी पोजीशन आएगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं। समाज में हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी जाके मोदी जी से एक रिक्वेस्ट किए थे,
लेकिन केंद्र सरकार आप देख लो, दोनों सदन में ओबीसी का सारा पास हो गया, दोनों सदनों में पास हुआ ओबीसी का। सुप्रीम कोर्ट भी 27% दिया है, लेकिन वो हमारे राज्य सरकार के पास वो सब कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारी जो राज्य सरकार है, इवन हम झारखंड में है, झारखंड में आपका 80% पॉपुलेशन देखिए एसटी एससी और ओबीसी का है, मात्र 10% या 20% है दूसरे जातियों का। फिर भी हम यहाँ पे बहुत पिछड़े हुए हैं। आप कहीं भी उंगली उठा के देख लीजिए, जो ऊंचे ऊंचे पोस्ट हैं, कहीं भी आपको ओबीसी नजर नहीं आएंगे। तो हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि हमें आगे आने का मौका ही नहीं दिया जाता है। हमारा कोई नेता नहीं है, हमारे कोई गार्जियन नहीं है। हम कहीं भी आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो हमें बोलने भी नहीं दिया जाता है। हमें बांध के रख दिया जाता है, मुंह बंद कर दिया जाता है। तो इसीलिए अब जब हम 90 साल हो गए, हमारा पॉपुलेशन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो हम कहाँ जाएं, किससे बात करें? तो हम तो केंद्र सरकार से भी अनुरोध करेंगे, राज्य सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि ये जनगणना बहुत ही जरूरी है, होना चाहिए। और अगर होगा तभी हमें पता चलेगा कि हमें आगे क्या करना है, हमारे बच्चे क्या करेंगे। हम तो जो थे तो थे, हमारे आगे का जो हमारा आगे का जनरेशन है, उनको ये फायदा मिलना चाहिए। और कैसे मिलेगा, ये सरकार, राज्य सरकार ही तय कर सकती है। सोचिए 2011 में जब 52% से आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये कैसे मतलब प्रकाशित हुआ ही नहीं कि हम कितना है नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है 1931 के बाद। तो 90 साल 80 साल हो गए और हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। आगे बढ़ने के लिए उसका जनगणना बहुत ही जरूरी है। जी जी मैडम जी, थैंक यू। फिर मैं आपके पास आता हूँ। हमारे बीच में रेखा कश्यप जी शामली से हैं। मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या जाति आधारित जनगणना हो और ओबीसी की भी जाति आधारित जनगणना हो, इस विषय पर आपको जो है अपनी बात रखनी है। जी 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 सर, उपस्थित जनों को नमस्कार जी, जय भीम, जय भारत। देखिए सर, इस बारे में मतलब काफी कुछ चर्चा चली है, मानव से सुनने को मिल रहा है। अभी जैसे दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में भी इस बारे में चर्चा चली है, पारित भी हुआ है, लेकिन राज्य सरकारें इस चीज को मतलब राज्य में लागू ही नहीं कर रही है। और अभी जैसे ओबीसी की बात चली है, ओबीसी में कहीं पे तो ओबीसी मतलब ये जो बढ़िया हैं अपर कास्ट में है, जैसे हमारे यूपी में, और बिहार में ये ही मतलब ओबीसी में आ जाते हैं। तो ये भी एक मुद्दा है और एक कश्मकश है कहीं ना कहीं राज्य सरकार और मतलब हमारे मोदी जी भी, कि क्या किया जाए। तो यही, और हम क्या है जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम अपने हक की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे मैंने एक चीज देखी है कि कहीं ना कहीं ये चीजें आगे तक जा रही है। बहुत सारे मानव और एनजीओ वगैरह जो हमारी ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा तक ये चर्चा जाना एक बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। बात तो काफी टाइम से हो रही है, ये शायद 1989 से, कि अभी नीट में हमें आरक्षण मिला है 27%, ये भी है तो पहले का ही लागू है, बस अभी तो उस चीज को हम तक पहुंचाया गया है। तो हमें तो ये लगता है कि हमें शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए और हमें मतलब कार्यरत रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए और अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि अपने हकों, शिक्षा की ओर ध्यान दे और अपने हकों की लड़ाई लड़े। जब इतना कुछ हुआ है तो सरकारें आगे भी आएंगी और हमारे हक हमें देंगी। ओबीसी हो, SC ST हो, ये मतलब मंडल आयोग भी बना, इस चीज को लेकर काफी चर्चाएं चली हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है धीरे धीरे। तो मैं तो मेरा तो यही अनुभव है जी, आप लोगों से सीख रही हूँ कि हमें शिक्षा की ओर चलना चाहिए और अपने बच्चों को मतलब ये शिक्षा देनी चाहिए कि अपने हकों की लड़ाई लड़े। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हम अपने हक को नहीं समझ पाएंगे। जैसे भारत में 50% जनसंख्या तो अशिक्षित ही है, तो मेन मुद्दा हमें ये रखना चाहिए अपने परिवारों में, अपने आसपास, कि हम शिक्षा की ओर जाएं और अपने हकों की लड़ाई लड़ें। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। और जो है अभी धनी प्रसाद निषाद जी हैं और आप जो है महासचिव हैं अखिल भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के, और आप गोरखपुर के रहने वाले हैं। आप लंबे समय तक आप भी काम कर रहे हैं जी, और जाति आधारित जनगणना हो, किसी की भी जाति आधारित जनगणना हो। धनी प्रसाद जी थोड़ा ऊपर कर लीजिए माइक अपना, नीचे है, मुंह ढक गया जी।
और आज के विषय में चर्चा रखें और मुख्य बात आप डॉक्टर साहब करेंगे और भी लोग चर्चा करेंगे इस पर। हम भी कुछ बात अपनी कहेंगे कि जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की भी जाति आधारित जनगणना हो। जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी आवाज सुनाई मेरी दे रही है। आवाज? हाँ, सभी जी, को जी। सम्मानित, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महान भावों को मेरा जय भारत, जय संविधान। ये हम हमेशा ये हमारी समाज जो ओबीसी है मांगने का काम करती है, दूसरा सोचती नहीं। हमेशा मांगता कौन है? आप देखो, भिखारी मांगते हैं जो अल्पसंख्यक होते हैं। हम हमेशा हर चीज मांगते हैं, आरक्षण भी मांगते हैं, मंडल कमीशन मांगा, कई कमीशन आया, काका कालेलकर आया, मंडल कमीशन आया, फिर ये एजुकेशन 2006 में आया, उसमें भी हंगामा हो गया। तो हमारे ओबीसी इतनी बहुसंख्यक होते हुए जब भी कुछ होता हंगामा होता है। अब आरक्षण के लिए चिल्ला रहे हैं, अभी नीट के लिए आए, फिर रोस्टर प्रणाली में कर दिया। यानी हमेशा हम कोई न कोई समस्या सरकार पैदा करती है और ओबीसी को जब मिल जाता है चुपचाप बैठ जाती है। इसका रिजल्ट ये है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? भारत में वर्ण व्यवस्था यहाँ की जाति व्यवस्था में समाया हुआ है और जाति व्यवस्था में अंतः जातीय अनंत जातियां एवं अंतर जातीय विभेद पैदा कर इस व्यवस्था में अपने आप को श्रेष्ठ बताने वाली कुछ जातियां बड़े ही चालाकी और छद्म पूर्वक यहाँ के बहुसंख्यक मूल निवासियों को सदियों से धन, धरती, शिक्षा और राजकाज जैसी मूलभूत अधिकारों से वंचित किया हुआ है। अपनी सत्ता, सबसे महान चीज यही है, अपनी सत्ता, श्रेष्ठता और सुख सुविधाओं को दीर्घकाल तक कायम रखने हेतु यहाँ सत्ता संपोषित षड्यंत्रों के तहत इस बहुजन समाज को यानी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदायों में बांट दिया गया है और उन्हें बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए विवश किया गया है और किया जा रहा है। यद्यपि वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था के कारण व्याप्त शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्ति हेतु प्राचीन भारत में तथागत गौतम बुद्ध, मध्यकालीन भारत में संत कबीर, संत तथा कई भी संत आए, आधुनिक भारत में ज्योतिबा फूले, रामास्वामी पेरिया नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे कई लोग आए समाज सुधारक एवं चिंतक, लेकिन यहाँ के मूल निवासियों को जागृत किए। भारत के एक तांत्रिक एवं प्रजातांत्रिक देश होने पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संवैधानिक परिविधानों के तहत विशेषाधिकार के रूप में इन मूल निवासियों के उत्थान के लिए और उन्हें सुख मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था की और राजकाज एवं नीति निर्धारण संस्थाओं में उनके समुचित प्रतिनिधित्व हेतु उनके लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया। क्योंकि भारत में अशिक्षा एवं गरीबी कुछ जातियों में सिमटी है, अतः अशिक्षित एवं गरीब जातियों एवं वर्गों की पहचान किए बगैर और उनकी जनसंख्या की जानकारी सही हासिल किए बगैर उनके समग्र विकास के लिए समुचित योजनाएं बनाना एवं तदनुसार उन योजनाओं को समुचित आकार देना संभव नहीं है। जब हमारे घर में 5 परिवार हैं, पता नहीं चलेगा कितने हैं तो कितने रोटी बनाएंगे। ये हमारे सामने विकट समस्या है, हमारा समाज सोचता नहीं। यदि भारत सरकार संसद के चालू सत्र में जातिवार नहीं लेती है तो देश की सामाजिक न्याय नीति अगले 10 सालों यानी 2031 तक के लिए पुनः अधर में लटक जाएगी और सामाजिक न्याय की परिधि में रह रहे बहुजन समाज खासकर अन्य पिछड़े वर्गों को देखिए क्या है कितने समय तक, इसीलिए सरकार ये हमें टाल रही है। हितों पर एक बार फिर कुठारघात होगा। साथ ही बाकी जातियों और वर्गों की तुलना में पिछड़ी जातियों की शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति को पता लगाना असंभव होगा। ऐसी स्थिति में जातिवार जनगणना निहायत जरूरी है। जनगणना में हर घर और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की सिर्फ गिनती ही नहीं होती बल्कि उनके बारे में तमाम सूचनाएं जैसे लिंग, उम्र, शिक्षा, व्यवसाय, परिवार की बोलचाल की भाषा, धर्म, संपत्ति का ब्यौरा,
भी अंकित किया जाता है। जनगणना में हर परिवार की जाति अलग से अंकित नहीं की जाती, लेकिन जाति वर्ग जैसे अनुसूचित जात, जनजात या साधारण वर्ग पूछकर उसे दर्ज किया जाता है। अनुसूचित जात एवं जनजात परिवार में उनकी जात का नाम भी दर्ज किया जाता है, लेकिन सामान्य वर्ग जिसमें ओबीसी भी शामिल है, जो वर्तमान में है, में जात का नाम नहीं लिखा जाता। सरकार को पिछड़ी जातियों या ओबीसी के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए बस जनगणना में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के साथ सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग नामक कॉलम को जोड़ देना है। उन्होंने कॉलम ही हटा दिया है और इस आधार पर आंकड़े आने पर ओबीसी की स्थिति के बारे में आंकड़े मिल जाएंगे। जातिवार जनगणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों की जरूरत को आरक्षण के मामलों की सुनवाई करे जजों ने भी रेखांकित किया है। संसद की सामाजिक न्याय समिति इसकी संस्तुति कर चुकी है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र को इसकी सिफारिश भेजी है। फिर भी सरकार जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती, इससे क्यों डरती है, प्रश्न साधारण नहीं है। इसके पीछे भारत की सर्वोच्च सत्ता का राज छिपा है। सबसे बड़ा ये है, छिपा है। इस सामाजिक सत्ता का जो सरकार और संसद से ऊपर है, देखिए जो ये क्या है, समाज और सत्ता सबसे ऊपर अपने को शो कर रहे हैं। वो जातीय सत्ता जो हजारों सालों से चली आ रही है और जिसका दंश बहुजन समाज आज भी झेलने को अभिशप्त है। अतः संविधान एवं संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, राजकाज और नीति निर्धारण संस्थाओं में बहुजनों के समुचित प्रतिनिधित्व और जाति आधारित पिछड़ेपन को समाप्त कर समता मूलक समाज का निर्माण है जातिवार जनगणना न सिर्फ आवश्यक है बल्कि ये अत्यंत प्रासंगिक एवं समय की मांग है। तो आइए हम सजग, संगठित, तत्पर तथा मुखर होकर वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित वर्ग विहीन, जात विहीन समाज और राष्ट्र के निर्माण है तो अपनी आवाज को बुलंद करें और स्तर तक पहुंचाएं ताकि भारत की वर्तमान सत्ता को जातिवार जनगणना कराने हेतु विवश होना पड़े। अब मैं 2 मिनट और लूंगा। जी सर। देखिए, भारत में पहली बार ढंग से जनगणना 1881 में हुई। इसके बाद 1891 में हुई, 1901 में हुई, 1911 में हुई और 1921 में गणना हुई। इसमें भाषाई आधार पर और धार्मिक पर गणना के साथ साथ जाति आधार पर भी जनगणना हुई। तब कहा गया था कि अंग्रेजों ने पहली बार गिनती इसलिए करवाई कि वो भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक माहौल को समझना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि कहाँ कौन सी जाति ज्यादा संख्या में है और उसका समाज में कितना असर है। चूंकि अंग्रेज लंबे समय तक के लिए भारत में राज करने के इरादे से आए थे और जनगणना करवाना इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए था। आखिरी बार 1931 में जातीय आधार पर जनगणना करवाई गई थी, जिसमें ओबीसी की आबादी 52% मानी गई। इसे मंडल कमीशन ने भी माना, काका कालेलकर कमीशन ने भी इसी को आधार बनाया। तो लेकिन तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने 1989 में 27% आरक्षण ओबीसी को दिया। ये केंद्र की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिया गया, जिसके बाद में सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ लागू कर दिया। बहुत सी चीजें हैं। अब समस्या ये आती है, ओबीसी में अभी मैडम ने कहा कोई साथ नहीं देता। ओबीसी में जो क्रीमी लेयर लगा दिया, क्रीमी लेयर में वो लोग बाहर हो गए, जितने डॉक्टर बाहर, जितने इंजीनियर बाहर, जितने वकील बाहर, जितने क्लास 1 अधिकारी बाहर। तो ये सारे जब बाहर हो गए तो ओबीसी की समस्या कौन सुनेगा? हमारा समाज तो स्वार्थी है, तो सोचता मुझे क्या लेना देना जब मेरे बेटों को आरक्षण नहीं मिलेगा। ये इतने बड़े गहराई से उन्होंने हमारे समाज को बांटने और कमजोर करने का तरीका अपनाया और ओबीसी आज तक अपने निजी हितों के लिए लड़ रहा है। ओबीसी के जितने हैं, जैसे पार्टियां बनी है ओबीसी से संबंधित, वो पारिवारिक हो गई हैं और सबके एडवाइजर वही ब्राह्मण हैं। तो हमारा कौन सुनेगा? सभी, इसलिए ऐसा फार्मूला उसने दिया है जो हम उसको समझते नहीं। हम तो व्यक्ति विशेष और
पद पदोन्नति के ऊपर विचलित हो रही है, इसीलिए हमारे समाज का पतन हो रहा है। अब यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू धनी प्रसाद जी, आपने बताया कि मैं तहे दिल से शुक्रिया और जी सिंह कश्यप को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे टाइम दिया और बोलने का, मुझे इनवाइट किया, और आए हुए सभी आगंतुकों का मैं एक बार पुनः जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी जी धन्यवाद। आपने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि जिन जातियों का हिस्सा जो है, जिन जातियों की संख्या कम है और उनका हिस्सा ज्यादा इस देश में कब्जा है, उस हिस्से पर काबिज है वो लोग, उनका उजागर होना चाहिए। जी मैं डॉक्टर विजय प्रकाश जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। डॉक्टर विजय प्रकाश जी, क्योंकि आप शुरुआत में अधूरी रह गई थी आपकी बात, फिर मैं आऊंगा आपके पास। धनी प्रकाश जी, आप तैयार रहिएगा। जी डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, ठीक। जी जी साथियों ने बहुत अच्छी बातें बताई और वास्तव में बहुत जेनून बातें उन्होंने रखा है कि जातिगत जनगणना हमारी आवश्यकता नहीं है, पूरा देश की आवश्यकता है। मैं इसलिए कहता हूं कि यह देश के लिए जरूरी है, ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए जरूरी नहीं है। क्योंकि मोदी जी का जो सपना है वो कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, उनका एक सपना है। तो सबका साथ कैसे होगा और सबका विकास कैसे होगा? ये थोथी दलील देने से, खाली भाषण में बोल देने से ये सबका विकास नहीं होगा। सबका विकास के लिए सभी को बनने वाले सभी योजनाओं में सबका भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। और इसके लिए 1960 में ही जातिगत जनगणना के लिए माननीय राम मनोहर लोहिया जी ने शेर की तरह दहाड़ा था, 100 में हमारी 60, 100 में 60 हमारा भाग। और उसी को हमारे काशीराम जी ने, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, बात उन्होंने रखा और यह बात कहा, लेकिन किसी ने इस पर अमल नहीं किया। इवन हमारे ओबीसी के कुछ वर्ग के लोग थे जो, जिसकी संख्या कम है, लेकिन वो हर चीज में आगे हैं, क्योंकि शुरू से आगे रहे। लेकिन वो क्या हुआ, ऐसे लोग की योजनाएं अपने लिए बनाने में मस्त रहे। यह ऐसा इसलिए हो पाया कि हम लोग की वास्तविक गणना, जनसंख्या का पता ही नहीं चला, आज तक पता नहीं चला। सरकार बहुत सारी योजनाएं बना रही है, बहुत सारे प्लान कर रही है, ब्लॉक लेवल में, राज्य लेवल में बहुत सारी योजनाएं हैं। ये योजनाएं खाली बात होती है और कुछ लोग को बेनिफिट दिलाने के लिए यह योजनाएं कारगर हो जाती है। तो ये से वैसे लोगों को लाभ नहीं मिल पाता जो वास्तव में उसके हकदार हैं, वो हाशिए में आज भी है। क्यों है? क्योंकि एसटीएससी नहीं है। एसटीएससी में कुछ लोग हैं, वहां भी 66 जातियों का आंकड़ा आया था शेड्यूल ट्राइब में, लेकिन उसमें भी 66 जातियों में भी, उस ग्रुप में भी जो लिस्टेड है, उसमें भी 15 से 16 जातियों को लाभ मिल रहा है। वहां भी वैसे लोगों को हम नहीं जोड़ पाए हैं। क्यों? क्या कारण है? ये कारण बहुत बड़ा कारण है। एक साजिश के शिकार शुरू से जाति वाले लोग हुए हैं, चाहे वो जो भी किया हो। इसका कारण यही है कि जातिगत जनगणना नहीं होने दिया गया लोगों के द्वारा, क्योंकि उसमें कुछ लोग को लाभ मिलता है, आज भी मिल रहा है। जो ब्लॉक से रिलेटेड हैं, जो राज्य से रिलेटेड हैं, जो कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं, आज वैसे लोग अपने अधीनस्थ वैसे लोग को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग को पता है कि हम क्या है, कितनी संख्या में है, उसका प्रकाश में है। लेकिन ऐसे लोग जिसकी प्रकाश में नहीं है, जो उसको पता नहीं है कि हम कितनी संख्या में है, या उसका लाभ उसको नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो आज मंडल कमीशन ने भी जो सिफारिश किया, उस सिफारिश में सारा चीज लिखा हुआ है। 340 संविधान के अंतर्गत जो धारा 340 में स्पष्ट उल्लेख है, उसको सब खटाई में रख दिया। 15(4), 16(4) में स्पष्ट उल्लेख है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ चुके लोगों का प्रतिनिधित्व देना। यह प्रतिनिधित्व कहाँ से होगा जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा?
तब तक प्रतिनिधित्व हो ही नहीं सकता। वही लोग वहां पर हावी रहेंगे जो पहले से हावी हैं, चाहे जिस वर्ग के लोग हैं। तो उस वर्ग का नहीं, सामाजिक संतुलन होने के लिए, देश का सर्वांगीण विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास वास्तव में बनाने के लिए, ये वास्तविक जब जनगणना नहीं होगी, वास्तविक जनसंख्या का पता लोगों को नहीं चलेगा, तब तक हर व्यक्ति अपना अधिकार के लिए मांग नहीं उठा सकता। उसको मांग उठाने के लिए उसको पता चलना चाहिए ना कि हम कितने प्रतिशत में हैं, हमारी संख्या क्या है। कुछ लोग तर्क देते हैं, कुतर्क, कि नहीं जातिगत जनगणना हो जाएगा तो ये देश के हित में नहीं होगा, ये हमारी जो है सो बहुत सारे उभार हो जाएंगे, हिंदुत्व की बात खतरे में पड़ जाएगा। मैं उन लोगों को कहता हूं कि हिंदुत्व और मुस्लिम की बात ये किसने किया, और हिंदुत्व कहाँ से निकला, और कब से इसका कहाँ पर जिक्र है, कोई नहीं बता सकता। ये कहाँ से शब्द आया, ये भी उनसे पूछते हैं तो नहीं बता सकता। तर्क देना है टू द पॉइंट, एकदम प्रमाण के साथ दीजिए, प्रमाण नहीं है उनके पास। तो ये धर्म के आधार पर आपने बांट दिया, आजादी के बाद आजादी हो गया, लेकिन जाति 90 साल से हम लोग आज उसी को ढो रहे हैं। 1931 के जनगणना के आधार पर योजनाएं बनती है, लेकिन योजनाएं कहाँ तक पहुंचती है। इवन एक बार राजीव गांधी ने कहा था कि योजनाएं का पैसा मात्र पहुंचते पहुंचते जमीन धरातल में आते आते 10 पैसा रह जाता है, 90% ऊपर वाले ही सब खा जाते हैं। इसी तरह से एक बार अटल जी का भी यही बोले थे कि 15% मात्र पहुंचता है ग्रामीण लोगों के, गाँव की ओर, और 85% ऊपर में ही रह जाता है। वास्तव में जहाँ जाना चाहिए वह योजनाएं, जिसको मिलना चाहिए वो योजनाएं, जिसका लाभ मिलना चाहिए ये योजनाएं वास्तव में कारगर अभी तक नहीं हुआ। इसका एकमात्र कारण है जातिगत जनगणना नहीं हुई। जातिगत जनगणना होता तो चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे पिछड़ी जाति एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, मोस्ट पिछड़ी जाति, एसटी, एससी, विभिन्न प्रकार के हिजड़ा, सब महिला, क्योंकि जातिगत जनगणना में सिर्फ जाति का और संख्या की बात नहीं होती, उसमें जाति, धर्म, भाषा, सारे चीजों का उसमें आंकड़ा होता है। शिक्षा, कितने मैट्रिक पास है, कितने इंटर है, कितने ग्रेजुएशन किए हैं, महिलाओं का क्या स्थिति है, महिलाओं को और पुरुषों को क्या स्थिति है, उस सारा आंकड़ा होता है उस जनगणना में, जो 10 साल में एक बार होता है। तो जब 10 साल में एक बार होता है तो आपने क्यों नहीं कराते हो, क्यों आप उसको, इस बार तो और गलत किया इसने। पहले तो इसके पहले 2011 में तो कुछ। जी डॉक्टर साहब मैं आऊंगा आपके पास। जी मैं टीएससी और जनरल कर दिया, तो इस बार तो और गलत किया है इन लोगों ने। तो इसलिए हमारा विचार है कि सारे स्थिति को देखते हुए समग्र विकास के लिए, सभी का हकदार हक को प्राप्त करने के लिए, और उसकी हिस्सेदारी वास्तविक रूप से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को प्राप्त कराने के लिए, देश में समग्र विकास करने के लिए निश्चित रूप से जातिगत जनगणना भी जरूरी है और ओबीसी का जनगणना भी जरूरी है। इसलिए क्योंकि एसटी एससी के जनगणना आप 1900 आजादी के बाद से भी कराते आ रहे हो, उसके अलग अलग भूमिहार कितने हैं, भूमि आपका बिरहोर कितना है, फंगू कितना है, सारा चीज उसको कराते हो, पूछते हो। सबका जातिगत करते हो एसटी एससी का, फिर ओबीसी का क्यों नहीं करते हो? ओबीसी का सिर्फ तीनों। जी जी डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर साहब। जी 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 बस इतना ही मेरा आगे। समय की सीमा है और मैं प्रेमनाथ गुप्ता जी जो है गाजीपुर से हैं, क्योंकि हम एक ही जिले में बैठे हुए दोनों को दोनों। गुप्ता जी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। गुप्ता जी जो है आज जो डॉक्टर साहब विजय प्रकाश जी ने बात बताई, इस पर आपका जो है वो विचार दीजिए कि जो जातियां हैं जो कब्जा जमाई हुई है ना, उनकी पोल खुल सकती है। तो ऐसी शंका आपने भी जाहिर की थी, इन्होंने भी जाहिर किया डॉक्टर साहब ने। आखिर क्या हो जो जातियां जनगणना हो जाए? गुप्ता जी देखिए, अभी जो दो वक्ताओं ने अपनी बात रखी, तो मुझे लगता है कि ये मामला पॉलिटिकल बनता है। हम किसी के सामने झोला लेकर के या कटोरा लेकर के
यह मांग करें कि मुझे आरक्षण चाहिए या जाति जनगणना होनी चाहिए। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने आज से ही आज ऐलान कर दिया है कि वहां पर जाति जनगणना होगी। दूसरी चीज है कि मुझे लगता है कि बिहार में भी जाति जनगणना शुरू होगी। तो जाति जनगणना तो होनी ही चाहिए, साथ साथ में ओबीसी की भी जनगणना होनी चाहिए। देखिए, ओबीसी की जो बात है, निश्चित तौर पर 1953 में ही काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट बन गई थी और काका कालेकर आयोग ने 1901 साल बाद नेहरू जी को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। लेकिन नेहरू जी ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में रखा और आज तक काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट को मतलब ओपन नहीं किया गया। दूसरी चीज एक और है कि मुझे लगता है कि 77 में ओबीसी की लोगों की संख्या ज्यादा थी और जितने लोग भी बड़े नेता थे सब ओबीसी के थे। तो 77 में जब मंडल आयोग की जब गठन हुआ और 80 में ही उन्होंने रिपोर्ट दिया, तो इंदिरा गांधी ने 10 साल तक उस आयोग को ठंडे बस्ते में रखा था। बीपी सिंह ने मतलब हमारे समाज के न होते हुए भी उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने लागू किया। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में एक छेदीलाल आयोग की रिपोर्ट बनी थी। जब बहुगुणा जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक छेदीलाल आयोग की रिपोर्ट बनाई थी और उसमें में पिछड़ा और अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा की भी बात उन्होंने किया था। आपको याद होगा कि जब राजनाथ सिंह जी थे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक सामाजिक न्याय आयोग की बनाया था और सामाजिक न्याय आयोग की रिपोर्ट भी सरकार को दे दी थी और उसमें उन मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है या जो ओबीसी की जातियां हैं उनको 3 भागों में बांट दिया और उसी की बात आज। गुप्ता जी मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ सवाल इस बात का है, ये तो जो आप बता रहे हैं कि जो है इंदिरा गांधी की सरकार ने भी उसको पेंडिंग रखा है ना, और जो है काका कालेलकर ने बताया था जवाहरलाल नेहरू ने खुद उसको पेंडिंग रखा, उसने भी गिनती की बात करी, मंडल आयोग ने भी उसको कहा था गिनती होनी चाहिए। लेकिन ये अभी तक एक मानसिकता बदलती जा रही है, बनती जा रही है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले भी आए, उन्होंने भी कहा जाति का जनगणना हो। ये जो मानसिकता बनी हुई है, इस मानसिकता को हम जो है कैसे देखेंगे? बाद में बात करेंगे। मानसिकता जो बनी हुई है इसका उदाहरण मैं आपको एक बताऊं कि जब 1921 की जनगणना होने वाली थी, जाति आधारित जनगणना थी वो, तो क्योंकि जनगणना का जो कार्यक्रम है 2 वर्ष पहले प्रारंभ हो जाता है, होमवर्क जो है उसका, और वो जब हुई तो 1921 में जनगणना होने वाली थी, 1920 के स्टार्टिंग में, ये कहिएगा 1919 में ही उसको जो है एक इंपीरियल जो काउंसिल थी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर इंग्लैंड में जो है यहाँ के अपर कास्ट के लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया, एक प्रस्ताव दिया, उसमें कि जो है जो आप लोग कराते हैं उस पर आरोप लगा सरकार के ऊपर। सरकार सरकारी प्रयास कर रही है जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए। एक बिंदु ये था। एक दूसरा बिंदु ये था कि ये जो सराहनीय बनती है, जो टेबल बनती है जाति के आंकड़ों की, वो सारी गलत है। क्यों गलत है? कि नीच जाति के लोगों ने अपने आप को उच्च जाति में शामिल कर लिया। 2 बिंदुओं को लेकर के प्रस्ताव दिया। ये मानसिकता देखिए 1919 में दिया था, 1919 और 20 के एंड में जो दिया था वो, और वहां पर जब बहस हुई उसके ऊपर तो वो प्रस्ताव खारिज हो गया, वो गिर गया प्रस्ताव। और सरकार नहीं चाहती थी, सरकार में जो बैठे हुए जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि जो इनकी बात इस पर अनजस्टिस हो, क्योंकि जातिगत जनगणना प्रारंभ करने का काम उन्हीं का था। तो उसमें जो है ना वो खारिज हो गया। यदि उस आधार पर वहां पर रोक दिया जाता तो 21 की जनगणना नहीं होती, तो 31 की जनगणना नहीं हो पाती, तो दोनों नहीं हो पाई। तो ये मानसिकता उच्च वर्ग के लोगों ने जो इस तरह से वहां पर प्रस्ताव दिया था सरकार को जाति आधारित जनगणना न कराया जाए, इसी तरह से लगातार 1951 के बाद से लेकर के आज तक जो है ये सब मानसिकता दिखा रहे। तो 1921 और 2021 में अभी तक मानसिकता में बदलाव अपर कास्ट का दिख नहीं रहा है। मैं मैडम से जानना चाहता हूँ कि आज मैडम जो है क्या इसी तरह की आभास आपको भी होता है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो कतई नहीं चाहते हैं कि जाति का जनगणना, और उच्च वर्गों का सरकारों के ऊपर होल्ड है, क्योंकि ज्यादातर मंत्री वही है, ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी में वही लोग हैं। तो ऐसा मेरा अनुभव हो रहा है। तो क्या मैडम को भी ऐसा ही लगता है, अर्चना बरवाल जी को? जी अर्चना बरवाल जी मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं इसके पहले भी मैं बोली थी कि मैं जिस प्रांत में मैं बिहार झारखंड से बिलोंग करती हूँ, वहां मैं देख रही हूँ कि 80% या 90% लोग उच्च पद पे बैठे हुए हैं। आप जुडिशियरी देख लीजिए, पॉलिटिक्स में देख लीजिए, और
पॉलिटिक्स में आप देखिए 90% लोग वहीं पे बैठे हुए हैं। कितने राज्य में आपको सीएम नजर आ रहे हैं जो ओबीसी हैं? कितने राज्य हैं वो? कहीं भी आपको पॉलिटिशियन आपको नहीं मिलेंगे ओबीसी। जी जी हाँ, इलेक्शन होने वाले जी जी हैं, इसलिए बनाया जी, गया वहां पे, तो जी जी लोगों को खुश करने के लिए। जातिवाद तो हमारे देश में हर कूट कूट के भरे हुए हैं। जी 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 जी। बिल्कुल सही कहा आपने, जातिवाद कूट कूट के भरा है जी। आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब आपकी हो गई है। मैडम प्रेमनाथ गुप्ता जी, आपने एक बात कही कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने और बिहार के मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है ये बात बताई थी कि जातिगत जनगणना पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। साथियों, यहाँ जितने लोग भी सुन रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, हमारे व्यूवर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये जो जातिगत जनगणना है, यह जनगणना का जो इशू है वो जो है केंद्र सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। ये लोग बेचारे, ये जो मुख्यमंत्री है, इनिशिएट कर रहे हैं, ओबीसी का साथ देने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने राज्य में जनगणना कराएंगे, लेकिन एक तरह से जो है वो रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा है कि जो जनगणना का इशू है वो केंद्र सूची का विषय है। 3 प्रकार की सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जनगणना जो है वो केंद्र सूची का विषय है। यदि केंद्र सरकार उस पर लेगी और उसके आधार पर सेंसस एक्ट 1948 बना और उसके आधार पर जो है 1990 में जो है 1990 में इसमें संशोधन हुआ था, उसकी कार्यनीति बनाई गई थी इतने दिनों के बावजूद। तो जाति आधारित जनगणना रोकने का एक मेन कारण जो है जो सेंसस एक्ट 1948 बनाया, तो क्योंकि 1948 में जो है देश आजाद हो गया था 47 में, और 48 में कानून बना दिया, क्योंकि जनगणना से 3 साल पहले वर्क शुरू किया उन्होंने, और क्योंकि 51 में जनगणना होनी थी, जो जातिगत प्रश्नावली थी उसको हटा करके धर्म की प्रश्नावली को लागू कर दिया। ये सबसे बड़ी एक कठिनाई है। तो यहाँ पर एक हो जाता है कि जो हमारा जो कानून है संसद का, सेंसस एक्ट जो है 1948 है, कि उसमें संशोधन हो, और संशोधन हो करके उसमें जातिगत प्रश्नावली को ऐड किया जाए। वो एक्ट ये कहता है कि भारत सरकार जनगणना कराएगी, और वो कैसे कराएगी उसके लिए संसद में बहस होगी, और संसद में बहस होकर के ये तय होगा किन किन बिंदुओं पर जनगणना होगी। 2011 की जनगणना जो है वो 29 बिंदुओं पर थी, और इस समय की जनगणना जो है उसमें बढ़ा करके लगभग 50 बिंदु कर दिए गए, 49 बिंदु हो गए। उसमें सारे मिलाकर के मकान कच्चा है, पक्का है, कंक्रीट का बना, क्या बना, झोपड़ी है, खुरपा है, फावड़ा, हंसी है, चार काटने की मशीन है, इस तरह के बहुत सारे जो है उसमें इंक्लूड कर दिए गए, कैटेगरी सब कैटेगरी, लेकिन जाति का प्रश्नावली इसमें नहीं ऐड की गई, जाति का बिंदु ऐड नहीं किया गया। यहाँ पर हमारा फोकस ये भी है कि इस कानून के बारे में भी जागृति है, तो हमारे सांसदों, विधायकों, नेताओं और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको इस बात से अवगत कराया जाए कि जो सेंसस एक्ट 1948 है उसमें संशोधन कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, मेरा अपना ओपिनियन है अनुभव के आधार पर, कि उस एक्ट में संशोधन नहीं होगा तब तक जातिगत जनगणना नहीं हो पाएगी। क्योंकि अंग्रेज जनगणना कराते थे, इस बात से आपने बताया धनी प्रसाद जी, 81 से शुरू हुई थी, 81 से होते हुए लगातार 31 तक आई, 41 में भी हुई थी, लेकिन वो जो है विश्व युद्ध के कारण वो प्रकाशित नहीं हो पाई, अधूरी रह गई, तो इसलिए वो जनगणना नहीं मानी गई। तो यहाँ पर जो है हमारे साथी भी हैं, और क्योंकि समय की एक सीमा है, तो 2-2 मिनट समय सबके पास आया। रेखा जी के पास जाएंगे हम, फिर धनी प्रसाद जी को, फिर डॉक्टर साहब इस बात को कंक्लूड करेंगे सबका। आज की डिबेट का सार जो है देते हुए मैं रेखा जी के पास चलता हूँ। आज की ये जो डिबेट है इसमें जो है जनगणना पर हो रही है, इस पर आप एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आप दें जी। क्या जातिगत जनगणना हो? जी बिल्कुल होनी चाहिए, इसीलिए तो मतलब हकों की लड़ाई की बात चल रही है कि अपने हक के लिए लड़ा जाए। जातिगत जनगणना तो होनी ही चाहिए। 90 साल से हम सिर्फ बस संघर्ष कर रहे हैं, या बात से मान लो, या मतलब राज्यसभा, लोकसभा भाई जाके अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो जनगणना तो होनी चाहिए। देखिए इसमें मतलब मंडल आयोग बना 1990 से, ये चीजें मतलब उस टाइम पे जब ये हुआ कि जनगणना जातिगत आधारित होगी, उसमें झगड़े हो गए, आपस में ही हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। उच्च पद पे जो कार्य बीच में हमारे बीच के जो हमारे मतलब अपने भाई हैं, वे भी उच्च पद पर जाके हम लोगों को भूल जाते हैं। हम आपस में मतलब जुड़ के नहीं रह पाते। ऊंचा पद मिलते ही उनका काम पूरा हो गया, अच्छी इनकम हो रही है, देखिए सादी भाषा में गए तो अच्छी इनकम हो रही है, घर चल रहा है, उन्हें फिर नीचे क्या हो रहा है, हमारे भाई बहन किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यही लगता है कि हमें एकत्रित होना चाहिए। जी
और जब हम एकजुट होंगे, संगठन से होंगे, तभी हम जाति को, अपनी जाति को, ऊंची जाति जैसे कहते हैं कि ऊंचे पद पे कार्यरत हैं, उन्हें हम अपनी बात को मनवा सकेंगे। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धनी प्रसाद जी, जो है आज का जो विषय चल रहा है उस पर इस डिबेट में सार के रूप में लेते हुए 2 मिनट का समय आपके पास है जी। हाँ, थैंक यू सर। देखिए, ओबीसी का जब क्या है कि ओबीसी के लोग ही इस अपने हक अधिकार के खिलाफ लड़ते हैं। जब ये मंडल कमीशन आया तो जो लड़का जला वो ओबीसी का था, तो उसको उल्टी पढ़ाई गई। अभी जो ये जनगणना हम चिल्ला रहे हैं, आप भी तो दिल्ली साथ ही थे, मैं तो अभी हर जगह जा ही रहा हूँ, लेकिन अभी ओबीसी से हो रहा है, आवाज उठ रही है। लेकिन अब ऐसा ना हो कि वो तालिबान का बीच में आ जा, मुस्लिम हिंदू न बीच में आ जा, कोई राम का मूर्ति न बीच में आ जा। ये सब आ जाएंगे तो ये सारे जो हमारे ओबीसी के लोग लड़ने वाले हैं उधर चले जाएंगे। तो ये क्या है कि जो हमारे देश में है, जो साहित्य ही समाज का दर्पण होता है, साहित्य का समाज के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है, और साहित्य के द्वारा ही हमारे लोगों को ब्लड कैंसर डाल करके उनको हक अधिकार से वंचित करके माइंडलेस बना दिया। शरीर से जिंदा है, दिमाग से मर गए हैं, इसलिए उनका मान सम्मान अपमान में कोई अंतर नहीं आता। ये कारण है हमारे पतन का, हमारे सब कुछ का। क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं कि हमारी जो जनसंख्या है, उनकी जनसंख्या है 13.2 और हमारी जनसंख्या है 86.8। अब क्या है इसमें, SC ST OBC माइनॉरिटी कमिटी 86.8। सुन रहे सर? हेलो, हाँ सर, हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ, अच्छा, उनकी देखिए, हमारी उनकी संख्या 13.2 है और नौकरी में 86.3 और हमारी जनसंख्या है 86.8। अब क्या है कि हमारे लोगों को क्यों नहीं पता होता है, उनका हर चीज में बिल्कुल एक सरकारी आंकड़े, लोकसभा में बताया हुआ आंकड़े ये क्या है, ओबीसी पे नहीं दिखाई देता है। दूसरा, हम उस धारे पर काम नहीं करते क्योंकि एक जात दूसरे जात का वर्चस्व ओबीसी में स्वीकार नहीं करती है। एक जात दूसरे जात से लड़ती है, कुत्ते का बैरी है। वही काम SC ST में है, वही काम ओबीसी में है। जब तक हम आपस में मिल करके भाईचारा नहीं करेंगे, समता समानता का व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक ये अपने हक अधिकार को हम प्राप्त नहीं कर सकते। टाइम कम है, तो यही मैं अपनी बात को विराम देता हूं, अपनी बात को। अब पुनः एक बार सभी को मैं तहे दिल से जय भारत, जय संविधान सब। जी, ठीक है डॉक्टर साहब विजय प्रकाश जी, आज की डिबेट का सार देते हुए और आप महत्वपूर्ण बिंदु पर अपना विचार करें। विद्वान साथियों का विचार बहुत उत्तम रहा है, खासकर कश्यप साहब का ये ऑर्गेनाइजेशन जो आप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा, लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जा रहा है। मुझे लगता है कि इसको आगे बढ़ाना ही चाहिए हमेशा, और बढ़ाना ही नहीं चाहिए। अभी जो जिस मुद्दा पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जातिगत जनगणना, मैं तो कहता हूँ जाति तो जन्म से होता है। जाति, जिस जाति में जन्म लेना, जाति में जो जन्म लेना, ये हमारा कोई ये विचार या हमारा कोई ये देन नहीं है। जाति में जन्म लेना और जाति के बीच में रहना और जातियों के बीच में काम करना, ये हमारा अधिकार ही नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। वरना ऐसा कौन है जो जाति में जन्म लेता हो और मरता नहीं हो? सब कोई को मरना है। तब जाति में जन्म लेने का अधिकार सब कोई के पास है। हर आदमी, शुरू से ही जाति व्यवस्था रही है, बहुत पहले से सृष्टि के रचना से ही जाति व्यवस्था रही है। लेकिन एक कुछ कारण से कुछ लोगों ने उस जाति को, अभी मैं थोड़ा सा उदाहरण एक दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 14%
मध्य प्रदेश में 14% का वो ओबीसी के लिए आरक्षण था। जब वहाँ आरक्षण की बात के लिए, जब जातिगत जनगणना के लिए वहाँ कराया गया, वो परमिशन मिला, तो वहाँ 50.09% ओबीसी की जनसंख्या सामने आई। अब आप सोच लीजिए, अभी तुरंत वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जितने जो ओबीसी के लोग थे, उनको लगा कि अरे हम लोग 50% से अबव है। तब वहाँ उन लोग फाइट किया। अभी अब 27% मिलने के लिए अभी वो आगे बढ़ रहे हैं और कोर्ट भी उसके लिए काम कर रहा है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ का मामला भी देखिए, छत्तीसगढ़ में भी वही कोर्ट आज मानने के लिए बाध्य हो रहा है। तो आज लोगों को भय है, शीर्ष पर सत्ता पर बैठे लोगों को ये भय है, जनसंख्या का पता चल जाएगा। और जब वास्तविक जनसंख्या का पता चल जाएगा तो जितने मलाई जो हम खा रहे हैं बैठे बैठे इतने दिनों से, वो हमसे, अब हमको उसको छोड़ना पड़ेगा और उसको देना पड़ेगा जो वास्तव में इसके हकदार हैं। तो उसके लिए उन लोग रणनीति बना रहे हैं, एन केन प्रकार की जातिगत जनगणना नहीं हो, खासकर ओबीसी का तो नहीं ही हो, क्योंकि ओबीसी की संख्या शुरू से ही भारी है, सबसे ज्यादा है। तो इसलिए इन लोग विरोध कर रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए? हम लोग को एकजुटता का प्रदर्शन करना है, और उसके लिए अभी बोल दिया हमारा नित्यानंद राय जी ने, मंत्री जी ने, प्रधान जी ने और सारे लोगों ने कि नहीं, जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। अब सेंसस में सब कुछ हो गया है सारा, फिर बहुत फॉर्म को इधर उधर करना पड़ेगा, बहुत जोड़ना पड़ेगा, काफी दिक्कतें आएगी, सब कुछ हो चुका है, कोई दिक्कतें। इन लोग सब साजिश के तहत नहीं चाहते हैं कि ये जातिगत जनगणना सेंसस के माध्यम से हो, जबकि सेंसस के माध्यम से ही होने से ये लाभ है सबको, और ये केंद्र सरकार की चीजें हैं। ये राज्य सरकार को थोपने के काम इन्होंने टालने के लिए कहा कि राज्य सरकार अपना योजना बनावे और राज्य सरकार ओबीसी का जनगणना करावे। तो राज्य सरकार ओबीसी का जनगणना क्या करावेगा? फिर वैसे ही ढाक के 3 पात। पिछले बार भी ऐसे ही हुआ, जातिगत जनगणना नहीं और सेंसस में नहीं किया 2011 में, बाद में अलग से कराया जो आज तक प्रकाशित नहीं हुआ। तो वो साजिश है इन लोग का कि नहीं हो, ये नहीं, हम लोग को उसको साजिश को सफल होने देंगे। हम लोग एकजुटता का परिचय करेंगे। एकजुटता परिचय तभी होगा, एसटी एससी का तो हो ही रहा है उन लोग का जनगणना, ओबीसी की जनगणना बहुत जरूरी है हमारी स्थिति को जानने के लिए, लोगों के बीच अपनी बात को वजन के साथ रखने के लिए, डाटा के साथ रखने के लिए। जो बिना डाटा का हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो कुछ मामला आता है तो पूछा जाता है तो हम सही आंकड़ा नहीं बता पाते हैं, तथ्य बता पाते हैं, तो हम लोग का रिजर्व कर दिया जाता है। कोर्ट में कोई मामला जाता है तो रिजर्व, क्यों? रिजर्व का पावर है जज का, जज में तो नहीं, वहां तो आरक्षण है ही नहीं। तो न्यायिक सेवाओं में आरक्षण इन लोग इसीलिए नहीं दिया कि आप संसद में हैं, आप विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इस सब में आप बना लेंगे या कर लेंगे या जो भी कुछ हो जाएगा, लेकिन जब ये कोर्ट में जाएगा तो वहां आपको आपके वाजिब न्याय प्रिय बात को भी वहां लोग देखेगा कि हम मनुवादी लोग हारने लगे, तो वो रिजर्व कर देता है। ये तो ऐसी साजिश है, और रिजर्व कर देता है, वो रिजर्व हो जाता है। अब उसको, हमको पावर नहीं है रिजर्व तोड़ने का, वो जो रिजर्व किया है वही जज फिर उसको रिजर्व को जो है फिर लोगों के बीच में उलाएगा, नहीं तो वो रिजर्व ही रहेगा। ऐसे कितने केसेस, हजारों केस हैं जो रिजर्व कर दिए जाते हैं, जो हम लोग के हक में केस आने वाला है, लेकिन वो नहीं आ पाता है। तो ये सब साजिश को समझना होगा। हम लोग हर तरह से लोग जो है बहुसंख्यक होने के बाद भी अल्पसंख्यक की तरह है। हम 20 आदमी हैं 20 जगह पर है, वो 5 आदमी है तो 1 जगह पर है, इसलिए वो दिखता है और हम नहीं दिखते हैं। इसको समझना होगा और हम लोग को एकजुटता लाना होगा। जी जी, थैंक यू सर। साथियों, जो है एक बात उभर करके आई, एक चर्चा आई बीच में कि जो है कि कुछ लोगों का मानना है, गुप्ता जी ने भी इस बात का जिक्र किया था और आप विजय प्रकाश जी ने भी इस बात का जिक्र किया था, मैडम ने भी आया था, कि जो ये लोग कहते हैं कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, ऐसा लोग कहते हैं, जातिगत जनगणना होने से जातिवाद बढ़ेगा। तो ये बताइए मुझे कि आज तक जो जनगणना हो रही है वो धर्म के आधार पे हो रही है, कि धर्मवाद तो नहीं बढ़ा, धर्मान तो नहीं बढ़ा बिल्कुल भी। दूसरी बात है ना कि आप सारे काम जन्म से लेकर मृत्यु तक जाति के आधार पर हो रहे हैं, नाम के सामने
हर कोई अपनी जाति को लगा के घूम रहा है, जातिवाद नहीं बढ़ा, धर्म के नाम पर भी नहीं बढ़ा। और ये कहते हैं कि जो है ना कि इससे मार काट आ जाएगी, एक तरह जाति के लोग आपस में लड़ने लगेंगे, शादी विवाह से लेकर के सारा काम जाति के आधार पर कर रहे हैं। तो जाति गिनने में कौन सा प्रॉब्लम आ रही है कि जातिवाद, जाति गिनने से ही प्रॉब्लम आ जाएगी। और जाति गिन देंगे तो जो है एक बहुत बड़ी महा प्रॉब्लम आ जाएगी कि जाति को ढो रहे हैं जन्म के आधार पर, जाति को ढो रहे हैं, नाम के आगे पीछे लगा करके शादी विवाह जाति के आधार पर कर रहे हैं, रिलेशन बन रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप बन रहे हैं जाति के आधार पर, वोट बैंक भी जाति के आधार पर बन रहे हैं। तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो गिनने से कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? ये सरकार को हमें इस बात का कोई प्रॉब्लम नहीं। गुप्ता जी, मैं जो है आपसे इस बात का सवाल का जवाब चाहूंगा कि जो है क्या ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग, आप इसके पीछे क्या कारण है? गुप्ता जी। देखिए, ये लोग मनुवादी लोग हैं, और जब हम कुछ करना चाहते हैं तो ऐसी तरह का आरोप ये लोग हमेशा लगाते हैं। क्योंकि ये मसला जो है, जहाँ ये सब व्यक्तिगत जहाँ बात होती है, जहाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, वहाँ हमारी संख्या न के बराबर है। अगर है भी तो वो बहुत ही मुखर अपनी बात नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है कि जो कांसीराम जी का नारा था कि 15 और 85 और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो एक जो आप जो बौद्धिक बहस चला रहे हैं, ये तो चलाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल दबाव समूह भी हम लोगों को एक बनाना पड़ेगा, ताकि लोकसभा और विधानसभा में भी अपनी बात को दमदारी से रख सके। तो मुझे लगता है कि ये मामला बहुत अच्छा है, और जाति की गणना और ओबीसी की गणना एकदम निश्चित तौर पर होनी चाहिए। जब देश में भालू बंदर की गणना हो सकती है, तो मनुष्य की गणना होनी ही चाहिए। जी जी जी, थैंक यू गुप्ता जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। मैडम अर्चना बरनवाल जी, आज क्योंकि नेटवर्क बिजी होने के कारण वो बार बार आउट हो जा रही, मैं जब भी उसको बुलाने का नाम लेता हूँ तब तक जो है आउट हो जाती है, इसमें से नेटवर्क काम नहीं कर रहा है आपकी तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है। बरनवाल जी, मेरा ठीक से बार बार चला जा रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तकनीकी समस्या है, दूर दूर हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि फिजिकल नहीं है। जो गुप्ता जी कह रहे हैं कि जो है हमें जो है राजनीतिक रूप से भी एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना होगा जातिगत जनगणना को लेकर के, इस पर आपकी क्या राय है? अगर मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही है, अर्चना बरनवाल जी, हेलो, सुनाई नहीं दे रही है मेरे को आवाज, सुनाई नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। जी रेखा मैडम, आपसे अनुरोध करता हूँ आज का सभी का धन्यवाद दें आज के कार्यक्रम के, समय भी हो गया हमारा। जी, मतलब डॉक्टर साहब, आपका आभार कि आपने मुझे मौका दिया इस चैनल के माध्यम से। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी का आप जो है जी जी, सभी का दे रही हूँ। जी जी, आपके साथ साथ में आ रही हूँ सबके साथ, और अर्चना जी, प्रेम जी, विजय सर, तो सभी का बहुत बहुत आभार जो मुझे एक मौका दिया आप लोगों ने, आपने भी उपस्थित होने का। धन्यवाद जी। अर्चना बरनवाल जी, अगर आपको सामने कानों में आवाज जा रही हो इसकी, आज की मेरी बात जा रही हो, तो आप जो है इस डिबेट का सार देंगी, संक्षिप्त कर। जी अर्चना जी, हेलो जी, आवाज बहुत खराब है, आवाज नहीं जा रही है। जी साथियों, ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है, कारण है कि समय की एक सीमा है। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने समय दिया, मैडम दोनों आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गुप्ता जी और रेखा जी, बरनवाल जी, सब लोग बड़ा महत्वपूर्ण समय निकाल करके इस डिबेट में शामिल हुए, धनी प्रसाद निषाद जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक प्रॉब्लम आई हमारे सामने कि जो है जो फेसबुक का लिंक जो था वो कट गया तकनीकी कारण से, और ये जो है यूट्यूब और ट्विटर पर जारी है, क्योंकि यूट्यूब पर इसके देखने वालों की संख्या कम है और ट्विटर पर ज़्यादा है, ट्विटर और फेसबुक पर ज़्यादा है, तो ज़्यादा व्यूज के आज नहीं बन पाए कार्यक्रम के, लेकिन वहाँ पर मौजूद है। तो ये कार्यक्रम अब जो है यहीं पर समाप्त होता है। हम आप